हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। आज की तारीख है 12 जनवरी 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जो कि हम 20 से 22 मिनट में रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित सी ड्रैगन 24 में भाग लिया है। तो सी ड्रैगन 24 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। यूएसए में किया जा रहा है। इसके बारे में पूरी जानकारी देख लेते हैं। तो सी ड्रैगन 24 अभ्यास का आयोजन यूएसए के प्रांत गुआम में किया जा रहा है। इसमें 4 देशों ने भाग लिया है। यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों देशों ने सी ड्रैगन अभ्यास में भाग लिया है। और आप सभी को बताना है कि ये चारों देश और किस अभ्यास में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, सी ड्रैगन अभ्यास में जो है भारत की तरफ से कौन सा विमान ने भाग लिया है। तो P-18 विमान ने भाग लिया है। और यह अभ्यास क्यों हो रहा है, क्योंकि पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास को रोकने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण ललन टॉप प्रश्न है, जैसे कि यूएसए के वर्तमान स्पीकर कौन है। तो यूएसए के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, स्पीकर कौन है। तो माइक जॉनसन है। इसे आप याद रखेंगे। साइक्लोन अभ्यास किसके बीच होता है। तो इंडिया और मिस्र के बीच होता है। धर्म गार्जियन अभ्यास किसके बीच होता है। तो इंडिया और जापान के बीच। जबकि डस्टलिक अभ्यास किसके बीच होता है। तो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। नेक्स्ट अभ्यास है हमारा, फ्रिंजेक्स अभ्यास किसके बीच होता है। तो इंडिया और फ्रांस के बीच। डेजर्ट फ्लैग और जायद तलवार, ये दोनों अभ्यास किसके बीच होते हैं। तो इंडिया और यूएई के बीच में। इंडिया और सऊदी अरब के बीच में होता है। अल माहद अल हिंदी अभ्यास किसके बीच होता है। तो इंडिया और सऊदी अरब के बीच। नेक्स्ट है आपका, मालाबार अभ्यास किसके बीच होता है। तो इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है, ये चारों देश मिलकर मालाबार अभ्यास का आयोजन करते हैं। और सी ड्रैगन अभ्यास में भी यही चारों देश शामिल होते हैं। ठीक है। मालाबार अभ्यास का पहली बार आयोजन जो है किस देश में किया गया था। तो पहली बार जो है आयोजन इसका कहाँ पे हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में इसका पहली बार आयोजन किया गया था 2023 में। और बाकी के सभी देशों में इस मालाबार का आयोजन हो गया था, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ था। तो अब की 2023 में मालाबार का अभ्यास का कहाँ पर हुआ था। तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ये भी आप याद रखेंगे। सेकेंड प्रश्न देख लेते हैं। सेकेंड प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय मानव तस्करी मानवता दिवस 11 जनवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि मानव तस्करी, क्रय विक्रय, बेकार प्रथा, बलात् श्रम को रोकने के लिए यह मनाया जाता है। और इन सभी का उल्लेख आर्टिकल 23 में है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जनवरी माह को जो है मानव तस्करी रोकथाम माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो पूरा मंथ जो है, जनवरी माह का पूरा मंथ जो है मानव तस्करी रोकथाम के लिए मनाया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1915 में 9 जनवरी 1915 को जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे। तो इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है 2024 का। तो नासिक, महाराष्ट्र में मनाया गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। इसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना रंगनाथ मिश्र आयोग के सिफारिश पर की गई थी। और यही जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष भी बने थे। अगर पूछे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस एक्ट से हुई थी। तो 1993 के एक्ट से हुई थी। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक आयोग है, क्योंकि इसकी स्थापना एक्ट से हुई थी। नेक्स्ट है आपका, NHRC के वर्तमान हेड कौन है, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट आयोग के अध्यक्ष कौन है, कमीशन के अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ है अरुण मिश्रा जी। नेक्स्ट है आपका, नाबार्ड की स्थापना किस समिति से होती है। तो शिव रमन समिति की सिफारिश पे नाबार्ड की स्थापना होती है। और कब होती है 1982 में। RBI की स्थापना किस आयोग से होती है। तो यंग हिल्टन या शाही आयोग की सिफारिश पे RBI की स्थापना 1935 में होती है। PSC यानी कि लोक सेवा आयोग की पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना किस आयोग से होती है। तो ली आयोग की सिफारिश पर होती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं,
प्रश्न तीसरा है, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार 2023 का भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, किस रिपोर्ट के आधार पर? सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के आधार पर। तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर हो जाएगा बर्निहाट, जो कि मेघालय में है। इसके बारे में पूरी जानकारी देख लेते हैं। तो CRI रिपोर्ट यानी PM10 पार्टिकुलेटेड मैटर, इसका फुल फॉर्म होता है, के आधार पर भारत का सबसे प्रदूषित शहर है बरनी घाट, जो कि मेघालय का है, और दूसरे नंबर बेगूसराय जो बिहार में है, और तीसरा सबसे प्रदूषित शहर यूपी का ग्रेटर नोएडा है। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। और सबसे कम प्रदूषित PM10 जो है किस राज्य में है? तो सबसे कम जो है प्रदूषित शहर है सिलचर, जो कि असम राज्य में है। नेक्स्ट देख लेते हैं लल्लन टॉप प्रश्न में, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो शिलांग में किया जाता है। भारत का यहीं पर जो है शिलांग में ही भारत का पहला ऑनलाइन एक्सीलेंस सेंटर कहाँ पर खोला गया था? तो शिलांग में ही खोला गया था, और शिलांग में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर की राज्य के रूप में स्थापना कब होती है? तो मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर की राज्य के रूप में स्थापना होती है 21 जनवरी 1972 को। नेक्स्ट है हमारा बाल पारकरम को और नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। तो बाल पारकरम और नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मेघालय में है। इसके बाद मेघालय के CM कौन है? तो वर्तमान में मेघालय के CM है कॉनरेड संगमा जी। और भारत का 100वां स्मार्ट सिटी की बात करें तो वह है शिलांग, और भारत की पहला अगर स्मार्ट सिटी की बात करें तो वह भुवनेश्वर उड़ीसा में है। नेक्स्ट है हमारा चौथा प्रश्न, स्काई ट्रैक्स के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? तो स्काई ट्रैक्स के अनुसार विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा हो जाता है चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो स्काई ट्रैक्स 2023 के बेस्ट एयरपोर्ट में शामिल पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि सिंगापुर का है। इसमें जो है यात्रियों को बेहतरीन सुविधा देने के लिए यह रिपोर्ट जारी की जाती है कि सबसे ज़्यादा सुविधा यात्रियों को किस एयरपोर्ट पर दी जाती है। तो सबसे ज़्यादा सुविधा मिलती है चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर, जो कि सिंगापुर में है। हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कतर में है, यह इसको दूसरा स्थान प्राप्त है। और विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे की बात करें तो कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। यह विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा है। और यहीं पर जो है बेंगलुरु में ही स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी स्थापित है, जो कि भगवान कैंपगोड़ा जी की प्रतिमा है, ठीक है। और कहाँ पर स्थापित है? तो बेंगलुरु में। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण एयरपोर्ट। मोगा एयरपोर्ट का नया नाम क्या रखा गया है? तो मोगा एयरपोर्ट का नया नाम है मनोहर पर्रिकर, और मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट कहाँ है? गोवा में। वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में है। और कुछ महत्वपूर्ण उद्यान जो कि अंडमान में हैं, जैसे सेडल पीक, महात्मा गांधी, रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह अंडमान निकोबार में है। नेक्स्ट है आपका गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट किस राज्य में है? तो यह असम में है, और इन्हें जो है असम का वर्तमान का संस्थापक भी कहते हैं। शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कहाँ है? तो यह चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा पांचवा, हाल ही में रामलला दर्शन योजना किसने प्रारंभ की है? तो रामलला दर्शन योजना किसने प्रारंभ की है? छत्तीसगढ़ ने। इसकी पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो रामलला दर्शन योजना किसने शुरू करी है? छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ के सरकार CM विष्णुदेव साय ने रामलला दर्शन योजना शुरू करी है। और अगर बात करें छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो अरुण राव हैं। अरुण राव जो है यह छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद इन्होंने अयोध्या श्री राम जी के मंदिर के दर्शन के लिए जो है फ्री टिकट के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करा है। इसमें जो है इस योजना के तहत जो है हर साल 20,000 लोग जाएंगे भगवान श्री राम जी के दर्शन करने के लिए, जो कि फ्री में जाएंगे, ठीक है। और कितने वर्ष के लोग इसमें जाएंगे? तो 8 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक के लोग इसमें फ्री में सेवा कर सकते हैं। हर साल जो है कितने लोग जाएंगे? तो 20,000 लोग। अयोध्या श्री राम मंदिर के शिल्पकार की बात करें तो अयोध्या श्री राम मंदिर के शिल्पकार हैं चंद्रकांत सोमपुरा जी। नेक्स्ट है अभी हाल ही में जो है हनुमानगढ़ी लड्डू को GI टैग दिया गया था, ठीक है। और यह हनुमानगढ़ी मंदिर का GI टैग अगर दिया गया है तो यह हनुमानगढ़ी लड्डू कहाँ का है, किस जिले का है? तो अयोध्या का है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका झूमिंग खेती को बस्तर में क्या कहते हैं? तो झूमिंग खेती को बस्तर में क्या कहते हैं? तो दीपा कहते हैं, ठीक है। और दीपा अंडमान निकोबार भी
अंडमान निकोबार द्वीप में भी झूमिंग कृषि को दीपा कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो बर्न एंड स्लैश कृषि होती है, यानी कि खेतों में जो है कुछ घास फूस और इसके बाद बांस होते हैं, उनको जलाकर खेती करी जाती है। फिर कुछ सालों के लिए उस वहाँ पे जो है अनाज नहीं उगाया जाता, उस खेत को छोड़ देते हैं। फिर 4 से 5 साल बाद फिर उसी खेत पे जब घास बांस वगैरह कुछ झाड़ियाँ उग जाती हैं तो फिर उसे काटते हैं, फिर जला देते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, झूमिंग कृषि। तीजन बाई का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध है छत्तीसगढ़ से। और तीजन बाई जो है पिंडवानी नृत्य की प्रख्यात नृत्याना है। ठीक है, हरेली त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, जबकि हरेला उत्तराखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है, भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सेरिंग टोबगे। ठीक है, सेरिंग टोबगे या भूटान के नए प्रधानमंत्री हैं। अब देख लेते हैं सेरिंग टोबगे, ये भूटान के दूसरी बार पीएम बने हैं, ये आप याद रखना। और इनकी पार्टी का नाम है, तो सेरिंग टोबगे की पार्टी का नाम है पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी। नेक्स्ट है आपका पुष्प कुमार दहल, यह नेपाल के पीएम बनाए गए हैं। शेख हसीना ये बांग्लादेश के भी हाल ही में 5वीं बार पीएम चुनी गई हैं। और रनील विक्रमसिंघे ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो श्रीलंका के। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, तो उनमें जो है नए मुख्यमंत्री के तौर पर किनकी नियुक्ति हुई है देख लेते हैं। तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं भजन लाल शर्मा, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री लाल दुहोमा और तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। नेक्स्ट देख लेते हैं 7वां प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा लॉन्च उग्रम का संबंध किसी से है? तो उग्रम क्या है? तो उग्रम एक असाल्ट राइफल है। ठीक है, इसके बारे में पूरी जानकारी देख लेते हैं। तो डीआरडीओ ने उग्रम को लॉन्च किया है। तो उग्रम क्या है? तो असाल्ट राइफल है। इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। उग्रम लॉन्च किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। यह एक असाल्ट राइफल है, यानी कि स्वदेशी निर्मित यह एक बंदूक है। और इसकी अगर दूरी की बात करें तो यह जो है 500 मीटर की रेंज तक जो है ये फायर करने में सक्षम है। नेक्स्ट देख लेते हैं ललन टॉप प्रश्न में, विभव क्या है? तो विभव एक स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक मिसाइल है जो कि डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। प्रबल क्या है? तो लंबी दूरी की रिवाल्वर है जो कि कानपुर में बनाई गई थी। निराक्षी क्या है? तो पानी के नीचे बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए यह एक यंत्र है जिसका नाम है निराक्षी। नेक्स्ट है समर। समर क्या है? तो समर एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें जो है आप मान लीजिए कि कोई देश अगर हमारे भारत पे, मान लीजिए आपके भारत पे अगर कोई देश जो है आक्रमण करता है तो समर एक एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको कहीं पर भी स्थापित मान लीजिए भारत के अंदर कर दिया गया है तो यह 25 से 30 किलोमीटर की रेंज के अंदर, जैसे कोई मिसाइल किसी देश के बाहरी देश से हमारे देश पर आक्रमण किया जाएगा तो ये समर जो है अपनी तरफ से एक मिसाइल छोड़ेगा और उस मिसाइल को हवा में भी नेस्तनाबूद कर देगा। ठीक है, तो समर में कौन सा मिसाइल लगाया गया है? तो आकाश मिसाइल लगाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं 8वां प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने KLISOFC परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो KLISOFC परियोजना कहाँ शुरू किया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लक्षद्वीप में। अब व्याख्या पूरा देखते हैं। KLISOFC प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा, और इसे कहाँ पर लॉन्च किया गया है? कोच्चि में, लक्षद्वीप में जो है, कोच्चि लक्षद्वीप में जो है इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, यह शुरू किया गया है। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो K से हो जाएगा कोच्चि, L से हो जाएगा लक्षद्वीप, I से हो जाएगा आपका इंटरनेट, S से हो जाएगा सबमरीन, O से हो जाएगा ऑप्टिकल, F से हो जाएगा फाइबर और C से हो जाएगा कनेक्शन। ठीक है, तो कोच्चि लक्षद्वीप इंटरनेट में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन को उपलब्ध कराने के लिए KLISOFC प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? तो मिनिकॉय, करावती, अंगती, कदमत द्वीपों के ऊपर हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो लक्षद्वीप में जो है कुल 36 द्वीप है, जिनमें से जो है 11 द्वीप पर लोग रहते हैं। तो इन्हीं 11 द्वीपों पर जो है इंटरनेट की सुविधा को अवेलेबल कराने के लिए KLISOFC योजना शुरू की गई है। आप सभी को पता है कि इस समय जो है आपका मालदीव से काफ़ी विवाद हो गया है, तो भारत जो है खुद का जो है आइलैंड विकसित कर रहा है अच्छी तरह से। तो उसके लिए इसमें योगदान कौन सी कंपनी देगी इंटरनेट को बेहतर करने के लिए? तो BSNL देगी। और फंड जो है कौन अवेलेबल कराएगा? तो फंड कराएगा USOF यानी यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, इसमें जो है पैसे देने वाला है। ठीक है,
अगर मिनिकॉय द्वीप पर बात करें कि कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मिनिकॉय द्वीप पर महल भाषा बोली जाती है, जबकि लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मलयालम बोली जाती है। 8 डिग्री जो है चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, और 9 डिग्री चैनल करावती और मिनिकॉय को अलग करता है। 10 डिग्री जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है, तो ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। आज का आखिरी प्रश्न, सेकंड लास्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा अटपाडी कंजर्वेशन रिजर्व का संबंध किससे है, तो अटपाडी कंजर्वेशन रिजर्व का संबंध है महाराष्ट्र से। इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो अटपाडी कंजर्वेशन रिजर्व यह महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। किस जिले में, तो सांगली जिले में शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया है, क्योंकि जंगली कुत्ते, भेड़िया, सियार, लोमड़ी के संरक्षण के लिए अटपाडी कंजर्वेशन योजना शुरू किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और इन चारों जानवरों के समूह को क्या बोलते हैं, कैनरी ग्रुप बोलते हैं। और इनकी संरक्षण के लिए किस एक्ट से इनका संरक्षण किया जा रहा है, तो एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इनको संरक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ष 2023 में मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। तो वर्ष 2023 मोटे अनाज का वर्ष है, और 2024 कैमलेट्स का वर्ष है, यानी ऊँटों का वर्ष है। और 2016 जो है दाल का वर्ष था, जबकि 2016 दाल का वर्ष था, और 2010 जो है जैव विविधता का वर्ष था। ये आप याद रखेंगे। आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार किसे मिला है, तो देश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है, राज्य स्तर पर देखते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र को दिया गया है। अब इसके बारे में पूरी जानकारी देख लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार यह 8वें क्रम का अब की बार दिया जाएगा, और इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 2016 में किया गया था। अब की बार जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह अवार्ड कहाँ पर दिया है, तो भारत मंडपम दिल्ली में इसे प्रदान किया गया है। तो अगर राज्य श्रेणी में बात करें तो सबसे स्वच्छ शहर है, सबसे स्वच्छ राज्य है महाराष्ट्र, और दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश। अगर शहर की बात करें तो सबसे खूबसूरत मतलब सबसे स्वच्छ शहर, 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाला सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, दूसरे नंबर पर सूरत, तीसरे नंबर पर नवी मुंबई है। और अगर 1 लाख से कम आबादी वाला सबसे स्वच्छ शहर की बात करें तो स्वाद है, जो कि महाराष्ट्र में है, पाटल है जो कि छत्तीसगढ़ में है, और लोनेवाला यह भी महाराष्ट्र में है। तो 1 लाख से ज़्यादा में कौन कौन से हैं, इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, और 1 लाख से कम है सास्वाद, पाटल, लोनेवाला। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। और अगर गंगा किनारे के टॉप शहर की बात करें, सबसे स्वच्छ शहर हैं प्रयागराज और वाराणसी और प्रयागराज है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने 10 क्वेश्चन और उसके साथ ललन टॉप प्रश्न देख लिया। ठीक है, तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो मैं इसका वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।